राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। कल शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू। और राजस्व प्रकरणों के निपटान में बेवजह हो रही देरी पर मुख्यमंत्री नाराज, कहा लेट लतीफी की सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़े लक्ष्य को हासिल किया जाता है, ये बताया। राज्य सरकार भी गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है। आज शहीद दिवस के मौके पर देश भर में सभी शासकीय कार्यालयों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रख राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रख महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य दोनों सदनों की कार्यवाहियों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा है। उल्लेखनीय है कि कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। इसके बाद दोनों सदनों में पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में हो रही है। इस संबंध में आर्थिक कार्य विभाग की आर्थिक सलाहकार मनु अथाई ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कमजोर देशों की कई चुनौतियों से निपटना भी है। This working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved.
बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विज्ञान और नवाचार से भारत का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस थीम पर भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणीय ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और एकजुटता बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 21वीं शताब्दी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के बारे में भी विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर गरीब और कमजोर देशों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के अवसरों को तलाश करने पर भी बातचीत होगी। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह हो रही लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेटलतीफी के लिए सीधी जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फरवरी के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों के निपटारे की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, जिसे लेकर शासन द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने पर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर की विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं और विभिन्न योजनाओं के साथ राजस्व संबंधी मामलों पर भी जनता से जानकारी लेते हैं। 2 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में जागृति और सामाजिक समरसता के लिए पथ संचलन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में राजनांदगांव में भी RSS कार्यकर्ताओं द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के गंज चौक से पथ संचलन की शुरुआत हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस पथ संचलन का पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला संघ चालक विष्णु साव ने बताया कि 2 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। सौ वर्ष के उपलक्ष्य में हम कार्यकर्ताओं में जागृति के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए, समाज में सामाजिक समरसता करने के लिए हम सब पथ संचलन के माध्यम से समाज को एक करने का एक प्रयास है, संदेश है। और इस संदेश से हम समाज के जन जन तक जाकर देश हित की भावना, राष्ट्र हित की भावना और देश और समाज एक हो और हम सब मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष शताब्दी वर्ष में अपने कार्यकर्ताओं की जागृति के लिए, स्फूर्ति के लिए और समाज को जागृत करने के लिए इस प्रकार का पथ संचलन करके समाज को अग्रणी कदम पर ले जाने का प्रयास करती है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में राजनांदगांव जिले के RSS स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। रायगढ़ शहर में प्रदेश का एक अनोखा कैफे है, जहां हर तरह के व्यंजन, चाहे वे पारंपरिक हों या साउथ इंडियन या फिर चाइनीज, सभी मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स से तैयार किए जाते हैं। हालांकि ये कैफे पिछले साल मई में खुला था, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद रायगढ़ का ये कैफे पूरे देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में
चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं? आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस कैफे के बारे में। आपको जो भी खाना हो, यहाँ पर हर प्रकार के व्यंजन 5 प्रकार के अनाज से बनाए जाते हैं, जिनमें रागी, बाजरा, कुटकी, कोदो और ज्वार हैं। और ये सारे अनाज हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21 मई सन 2022 को इस मिलेट्स कैफे का उद्घाटन तब के कलेक्टर भीम सिंह ने किया था। प्रदेश में पहली बार महिला स्वसहायता स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत महिला समिति को इस कैफे को चलाने के लिए डीएमएफ फंड से 10 लाख रुपए की राशि दी गई। तब इसे 7 महिलाएं चलाती थीं, जिसके लिए इन्होंने ओडिशा के सुंदरगढ़ से ट्रेनिंग भी ली। आज भी ये कैफे स्वाद के साथ सेहत चाहने वाले लोगों की पहली पसंद है। इस कैफे की संचालिका रोहानी पटनायक ने मिलेट्स अनाज के फायदे गिनाए और कहा कि सारा अनाज स्थानीय किसानों से खरीदा जाता है। उनका कहना है कि इस कैफे में आने वाले ग्राहक भी यहाँ के व्यंजनों से काफी खुश हैं। हमारे रायगढ़ जिले में कलेक्टर महोदय के द्वारा रागी मिलेट्स मिशन के तहत रागी का एक महत्वाकांक्षी योजना लागू किया गया, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में लड्डू के रूप में दिया जा रहा था पोषण के लिए। तो अपन को इसको ट्रेनिंग के लिए सुंदरगढ़ ले जाया गया था, जहाँ हम लोग वहाँ इडली का नाश्ता दिया गया। जब वो नाश्ता खाए अपन तो अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग सोचे क्यों ना अपन अपने ज़िले में भी चालू करें, और तब से अपन चालू किए। चालू करके अपन कलेक्टर महोदय को टेस्ट कराएं, सर को बहुत पसंद आया और उनके मार्गदर्शन पर मिलेट्स कैफे का संचालन करने के लिए योजना बनाई। कैफे में मौजूद ग्राहकों से जब हमने बातचीत की, तब उन्होंने इस कैफे की तारीफ करते हुए कहा कि व्यंजन तो अच्छे हैं ही, साथ ही रेट भी वाजिब लिए जाते हैं। यहाँ तो क्या बोलते हैं, चावल, उड़द का दाल, ये सब मिक्स बना के चीला बनाते हैं, जैसे हम लोग पहले खाते थे। वो यहाँ कैफे में मिल जाता है। तो ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है, और यहाँ स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा कुछ मिलता है जो हम लोग घर में खा सकते हैं। तो अब टाइम नहीं रहता तो यहीं आओ, यहाँ अच्छा से खाओ और सेहत के लिए अच्छा है। मैदे में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फैट भी ऐड होता है, तो इसलिए वो थोड़ा अनहेल्दी है। और मिलेट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा ग्लूटेन भी नहीं रहता और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम रहते हैं। अगर सेहत की बात की जाए तो मिलेट्स बहुत अच्छा है। हाँ। मूल रूप से हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में यदि हम अपना खान पान देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम स्वाद के लिए खाते हैं जिनसे हमें अपनी सेहत से समझौता करना पड़ता है, लेकिन मोटे अनाजों का उपयोग हमारी सेहत को भी बनाए रखता है और स्वाद भी भरपूर देता है। ज़रूरत है बस इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की। प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम कल घोषित कर दिए गए हैं। कुल 1367 अभ्यर्थियों में से 433 का चयन अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए किया गया है। परीक्षा परिणाम की जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित किया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को आगे की तैयारियों के लिए कल 31 जनवरी को सुबह 8:30 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 1 मार्च से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।